जो कन्वर्सेशन हुई उन अल्लाह में और प्रोफेट मोहम्मद में, जो कॉन्वर्सेशन जो हुई वो गैब्रियल एंजल के थ्रू हुई। तो कुरान में जो वो सारी कॉन्वर्सेशन है, जो वो सारा मिलता है आपको। जो कुरान के बाद आपका आता है हदीस। हदीस में क्या है आपका, जो प्रोफेट मोहम्मद के जो उन्होंने उसके बाद मतलब जो कुरान में नहीं मिलता वो आपका हदीस में मिलता है। जो प्रोफेट मोहम्मद ने जो जो एक्ट करते रहे, जो एक्ट मतलब जो जो वो कंडक्ट कर रहे थे उस टाइम पे, कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो ये सारे जो ट्रेडिशन बनते रहे उसको हदीस बोला गया। अब हदीस के बाद आता है आपका इजमा। इजमा में क्या है, ये ओपिनियन है। जो जूरिस्ट होते थे, जूरिस्ट होते थे, उसके जो ओपिनियंस आते थे, जो कुरान और हदीस में नहीं दे रखा, और किसी लीगल पॉइंट पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो फिर आपका ओपिनियंस आए जो जूरिस्ट के, जो उसको कहा गया इजमा। इजमा के बाद आता है आपका क्यास। अब क्यास जो था, जो आपका ना कुरान में देखने के लिए मिलता है, ना हदीस में देखने के लिए ना मिलता है, ना इजमा में मिलता है देखने के लिए। अब क्यास में क्या था, जैसे कि आप कुरान में लिखा गया है कि शराब जो है वो नहीं पी सकते, एक तरीके से हलाल माना गया है शराब को। लेकिन ड्रग्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर हम देखेंगे, हाँ हराम माना गया, सॉरी, जो है शराब है उसको हराम माना गया है। और जो हम जब देखेंगे कि ड्रग्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे कि एक कॉमन मैन क्या रीजनिंग आती है उसकी, कि अगर ड्रग्स के ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज हो गया कि ड्रग्स भी है हराम है या नहीं है, तो जो रीजनिंग आएगी उसकी यही आएगी कि जो ड्रग्स है क्या पर्पस है इसका पीछे। हाँ, एनोलॉजी या रीजनिंग कुछ भी कह लो, ठीक है। तो जो ड्रग्स है वो भी हराम ही माना जाएगा, क्योंकि ड्रग्स से भी नशा होता है, नशीली पदार्थ है। और आपका जो शराब है वो भी नशीली पदार्थ है, ठीक है। तो ये सारे तो हो गए आपके जो प्राइमरी सोर्स थे। और उसके बाद जब हम आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज पे, वो सारा आपका हो गए कस्टम्स हो गए, जो आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हुए, जो, और उसके बाद आपका लेगिस्लेशन जो बने आपके। अब लेगिस्लेशन में कहा जाता है कि जो हमारी मुस्लिम सोसाइटी है उन्होंने लेगिस्लेशन एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि उनका मानना है कि जो अल्लाह जो है उनको ही सिर्फ अथॉरिटी है लॉ बनाने की। और जो आपका मॉडर्न टाइम में जो लेगिस्लेशन बने, हमने देखा कि उसका टाइम टू टाइम हमारे को विरोध देखने के लिए मिला। वो सिर्फ इसलिए कि किसी और लेगिस्लेशन को एक्सेप्ट नहीं कर किया जाता। और लेगिस्लेशन के बाद आपका आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस, ठीक है। तो ये सब तो हो गए, हमारे सोर्सेस हो गए मुस्लिम लोग के। अब सोर्सेस के बाद जो हम बात करेंगे वो है मुस्लिम मैरिज की। तो जो इसका अरेबिक वर्ड है वो है निकाह, NIKAH, निकाह। अब निकाह के बाद, जैसे कि हमने पढ़ा था हिंदू लॉ में, कि जो शादी होती है, जो मैरिज होती है, वो एक सैक्रामेंट है। लेकिन मुस्लिम लॉ में ये ट्रीट किया जाता है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की तरह। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट की क्लास ली होगी आपने, या फिर पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो उसके जो जितने भी एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि साउंड माइंड का होना चाहिए, या फिर उसके अंदर एक कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, और एक प्रपोजल होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये सारा का सारा हम देखते हैं। तो इसलिए जो हमारा मुस्लिम लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट माना गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लॉ का जो नेचर है वो कैसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सेक्रामेंट है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ही टिक करना है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि मुस्लिम मैरिज में मतलब क्या क्या इसके असेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं, कि वाई वी ट्रीटेड मुस्लिम मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हम क्यों ट्रीट करते हैं मुस्लिम मैरिज को एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर तो सबसे पहले जो आपका असेंशियल जो आपका पॉइंट आएगा वो ये है कि एवरी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड, कि जो भी मुस्लिम है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और उसने अडल्ट होना चाहिए, और अडल्ट के साथ साथ जो गर्ल्स हैं आपकी, उन्होंने प्यूबर्टी की एज में एंटर होनी चाहिए वो। अब कहीं कॉन्फ्लिक्ट ये देखने के लिए मिलता है कि कोई बोलता है कि 15 ईयर ऑफ एज है,
लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि जो मुस्लिम मैरिज है उसके लिए एक एसेंशियल पॉइंट क्या है, अगर प्यूबर्टी दे रखा है उसके अंदर और है इस 15 ईयर एज दे रखा है, तो आपको टिक करना है प्यूबर्टी की एज पे। ठीक है, 15 पे नहीं करना। अगर हाँ प्यूबर्टी इसके अंदर नहीं आता तब आपको 15 पे टिक करना है, नहीं तो आपको प्यूबर्टी की एज ही मानी जाएगी। जब जब लड़की जो है प्यूबर्टी के एज में एंटर हो जाती है तो वो शादी करने के लिए रेडी मानी जाती है। और इसके अंदर जो हमारा सेकंड जो असेंशियल है वो है, अगर कोई मैरिज आपका बिना कंसेंट के होती है, उसके अंदर कंसेंट नहीं है, विदाउट कंसेंट है वो, तो वो जो मैरिज है वो वॉइड मानी जाएगी। तो यानी कि जो कंसेंट है वो भी हमारा एसेंशियल पॉइंट है कि कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। और कंसेंट के बाद जो है हमारा वो एक प्रपोजल होना चाहिए। अब प्रपोजल का जो अरेबिक या फिर उर्दू वर्ड है वो है इजाब, IJAB, इजाब। अब प्रपोजल के बाद कि जैसे हम देखते हैं कि एक पार्टी प्रपोजल रखती है और दूसरी पार्टी उसकी एक्सेप्टेंस लेती है। अब एक्सेप्टेंस का जो अरेबिक वर्ड है वो है कबूल, QUBUL, कबूल। ठीक है, कि एक पार्टी के साइड से प्रपोजल आया और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद सफिशियंट विटनेस होने चाहिए। अब सफिशियंट विटनेस आपका कौन कौन हो सकते हैं, इसके अंदर जो सफिशियंट विटनेस है वो दो मेल हो सकते हैं विटनेस के लिए, या तो अगर दो मेल नहीं है तो एक मेल हो सकता है और टू फीमेल हो सकती है। ठीक है, दो मेल, अगर दो मेल नहीं है तो एक मेल और दो फीमेल, यानी कि एक मेल का रहना तो जरूरी है ही विटनेस के लिए जब शादी हो रही हो तो। ठीक है, इसके बाद हम अब फिफ्थ कंडीशन पे आते हैं। फिफ्थ कंडीशन हमारी ये है कि जो आपका ऑफर जो और एक्सेप्टेंस है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है आपकी, वो सेम टाइम पे और सेम मीटिंग में होनी चाहिए, सेम टाइम और सेम जगह पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कॉफी पी रहे हो आज, आपने प्रपोजल रखा और जो एक्सेप्टेंस है आपकी उसकी जब बाद में आके जाके आप डिनर कर रहे हो कहीं पर, तब जाके उसकी एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम मीटिंग होनी चाहिए और सेम आपका टाइम होना चाहिए, तब वो ऑफर और एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, और अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पे आते हैं कि जो मैरिज है, जैसे हमने पढ़ा है कि ओनली फोर वाइफ इज अलाउड, एक मुस्लिम हस्बैंड को, एक मुस्लिम मेल को सिर्फ चार बीवी रखने का अधिकार है, अधिकार है, या फिर आपका वो चार बीवी रख सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि जो आपका अगर वो एक अपनी एक फिफ्थ वाइफ से मैरिज करता है तो जो वो मैरिज है उसका नेचर क्या होगा, तो जो उसका नेचर होगा वो होगी इररेगुलर मैरिज। वो वॉइड नहीं होगी, वो आपका वॉइड एबल नहीं होगी, वो होगी इररेगुलर मैरिज। अब इररेगुलर का मतलब क्या होता है आपका, अगर जो चार बीवी है उसकी पहले जो चार वाइफ हैं, अगर उसमें से किसी एक की डेथ हो जाए या फिर डाइवोर्स हो जाए तो जो फिफ्थ वाली जो मैरिज है उसकी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अगर हाँ, बस इसकी ये कंडीशन है जो चार में से किसी एक बीवी का उसकी डेथ होनी चाहिए या फिर डाइवोर्स होना चाहिए, या फिर किसी भी रीजन से इसको छोड़ के जाना चाहिए। अगर डाइवोर्स वजह से प्रॉपर तरीके से वो जो मैरिज है वो डिसोल्व होनी चाहिए, तब जाके जो आपकी फिफ्थ मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी। और हाँ, इसके अंदर ये है कि जो शिया, एक सुन्नी सेक्ट है हमारा, एक शिया सेक्ट है। और जो शिया जो मानते हैं, शिया में जो है वो फिफ्थ मैरिज जो है वो वॉइड होती है, उनके अंदर कोई इरेगुलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिफ्थ मैरिज के लिए। अगर फिफ्थ मैरिज आपने कर ली तो वो पूरी वॉइड होगी। ठीक है, शिया में, और सुन्नी में वो इरेगुलर होगी। और उसके बाद आते हैं, अगर एक जो सुन्नी मेल है वो एक नॉन मुस्लिम से शादी करता है तो क्या होगा। अब नॉन मुस्लिम में कौन कौन आ गए, जैसे कि आपका जो फायर वर्शिपर हैं, जो आइडल वर्शिपर हैं, जैसे कि आपका हिंदू हो गए, सिख्स हो गए, और आपका
पारसीज वगैरह हो गए, जो किताबिया नहीं है, ठीक है, वो सारे आपके आ गए नॉन मुस्लिम के अंदर। तो जब वो नॉन मुस्लिम से शादी करेगा, तो उसका नेचर भी एक इरेगुलर मैरिज के तरीके से ही काउंट होगा। अब मैंने बताया आपका कि इरेगुलर का मतलब क्या होता है, कि अगर वो इरेगुलरिटी सही हो गई तो वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी। और अगर अब नॉन मुस्लिम से शादी करेगा, अगर हाँ उसने आपका कन्वर्ट हो गई, जो नॉन मुस्लिम है आपका, है मुस्लिम रिलीजन फॉलो करने लग गई वो, तो फिर वो इरेगुलरिटी है वो हट जाएगी और वो मैरिज वैलिड हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम जब शिया लॉ की बात करते हैं, तो शिया लॉ में भी जो, अगर वो नॉन मुस्लिम से शादी करता है तो वो वॉइड ही मानी जाती है, कि वो वॉइड मैरिज होगी। और हाँ, अगर आप फिर बात करो कि हाँ, जो मुस्लिम्स है, जो शिया मुस्लिम्स है, वो नॉन हिंदू से शादी भी कर लेते हैं, कोई एग्जांपल लेके आ जाए, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हो सकती है शादी, लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर नहीं हो सकती, वो स्पेशल मैरिज मैरिज के अंदर ही होगी। ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एक जो मुस्लिम हस्बैंड है, जो एक मुस्लिम मेल है, उसको पॉलीगैमी करने का अधिकार है, लेकिन जो हमारी जो मुस्लिम वुमेन है, वो एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती। ठीक है, ये याद रखना आप, कि मुस्लिम में है वुमेन्स के पास कोई राइट ही नहीं है एक से ज्यादा हस्बैंड रखने के लिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि रीमैरिज बिटवीन डाइवोर्स कपल। अगर एक हस्बैंड और वाइफ में डाइवोर्स हो गया और वो दोबारा से उस मैरिज मतलब रीमैरिज करना चाहते हैं आपस में ही, अगर डाइवोर्स हो गया ए और बी में, और फिर वो ए और बी जो है वो आपस में रीमैरी करना चाहते हैं आपस में, तो इसके अंदर एक कंडीशंस होती है, कि कंडीशंस ये है कि जब आफ्टर इद्दत, इद्दत भी मैं आपको बताऊंगा, इद्दत का मीनिंग बाद में, बस अभी के लिए ये याद रखो कि आफ्टर इद्दत जो वाइफ है वो जब शादी करेगी तो वो किसी और दूसरे मेल के साथ करनी चाहिए। जो आपका बी के साथ तो उसको डाइवोर्स होगा ए का, लेकिन जो ए जो वुमेन है उसकी पहले सी के साथ शादी होनी चाहिए, और सी के साथ वो जो शादी है वो कंज्यूमेटेड होनी चाहिए, तब जाके वो दोबारा बी से शादी कर सकती है। तो ये याद रखना। ठीक है। और अब हम आते हैं इद्दत पीरियड पे। अब जो आपका इद्दत पीरियड है वो ये माना गया है कि एक तरीके से प्रोहिबिटेड करता है आपका मुस्लिम वुमेन को रीमैरी करने के लिए, या किसी और हस्बैंड से करे, मतलब किसी और मेल से करे, या अपने ही हस्बैंड से करे। अगर अपने ही हस्बैंड से करना होगा तो उसका पूरा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले किसी और मेल से शादी करेगी, फिर उसके साथ कंज्यूमेट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको दोबारा इद्दत पे बैठना पड़ेगा, फिर दोबारा इद्दत के बाद बैठने के बाद फिर जाके वो अपने जो आपका प्रीवियस उसका हस्बैंड था उसके साथ शादी कर सकती है। ठीक है। तो इद्दत का मतलब ही यही होता है कि ये प्रोहिबिट करता है एक मुस्लिम वुमेन को आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज, कि तुम दोबारा शादी इस पीरियड के बीच में नहीं कर सकते। और जो आपका हस्बैंड है, हस्बैंड को मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी इद्दत पीरियड तक, जब तक जो वुमेन है वो इद्दत पे बैठी हुई है, तब तक आपका जो मेल है उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हाँ, इसके बाद जब आते हैं हम कि इद्दत जो पीरियड है वो कितना हो सकता है, तो ये याद रखना, अगर आपका जो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो रही है डाइवोर्स के द्वारा, अगर उनके बीच डाइवोर्स होता है तो आपको जो इद्दत पीरियड है वो होगा 3 महीने का। ठीक है। और अगर आपकी जो मैरिज जो डिसॉल्व हो रही है वो डेथ से हो रही है, कि हस्बैंड जो की जो डेथ हो गई, तो वो जो पीरियड है वो चलेगा 4 महीने तक, या 4 महीने 10 दिन तक वो पीरियड इद्दत पीरियड चलेगा आपका। अगर डाइवोर्स से हो रही है तो 3 महीने तक, अगर डेथ से हो रही है तो 4 महीने 10 दिन तक, या फिर आपका अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी चलेगा,
कि जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वो इद्दत पीरियड उसका काउंट होता रहेगा। ठीक है। अब आपका आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज पे। तो क्लासिफिकेशन हम जब करते हैं तो इसके अंदर वैलिड मैरिज जो होती है हमारा सबसे पहले आती है। और वैलिड मैरिज का जो अरेबिक वर्ड है वो है शाही। SAHIH, शाही। ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि वैलिड मैरिज के लिए जो आपका जो उर्दू या फिर अरेबिक जो वर्ड है वो क्या है, वो शाही है। तो वैलिड मैरिज क्या होती है? जब हमारी सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है। और मतलब अब कोई सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई और उसके अंदर अब कोई प्रोहिबिशन भी नहीं बचा जो उसमें है, जो उन पार्टीज को अफेक्ट करता है। और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई, वो आपकी वैलिड मैरिज में काउंट होगी। अब वैलिड मैरिज के बाद आपका आएगा वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस क्या होती है? उसका हो वो है बातिल मैरिज। BATIL, जो आपका इसका अरेबिक वर्ड है वॉइड मैरिज के लिए। अब वॉइड मैरिज जो आपको पता ही है, आप वो वॉइड है इनिशियो ही होती है वॉइड मैरिज। और इसके अंदर कोई कनेक्शन और आपका जो म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस है वो क्रिएट नहीं होते वॉइड मैरिज में। जो भी आपके आपके राइट्स होंगे, म्यूचुअल म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होंगी पार्टीज के बीच में, वो क्रिएट नहीं होंगे। और आपका फिर इसके बाद आते हैं इर्रेगुलर मैरिज पे। अब इर्रेगुलर मैरिज का जो वर्ड है, इर्रेगुलर मैरिज को हम बोलते हैं फासिद। FASID, फासिद मैरिज। ठीक है। अब फासिद मैरिज जो होती है हमारा, वो एक तरीके से इनकम्प्लीट मैरिजेस होती है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई सुन्नी जो मेल है वो आपका फिफ्थ वाइफ से शादी कर लेता है, तो वो इर्रेगुलर मैरिज तब तक कहलाएगी जब तक उनमें से चार जो उसकी जो पहले से वाइफ है उनकी डेथ या फिर डिसॉल्व नहीं हो जाती डाइवोर्स से मैरिज, तब जाके उसकी इर्रेगुलरिटी सही होगी। तो ये सारी इर्रेगुलर मैरिजेस हो गई। और हाँ, इर्रेगुलर मैरिज के बाद एक हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है मूता मैरिज का। MUTA, मूता मैरिज। अब मूता मैरिज का जो पर्पज है, एक तरीके से एक प्लेजर मैरिज है। प्लेजर मैरिज बोले तो कि प्लेजर ऑफ सेक्स, कि सिर्फ सेक्स के लिए ही करी गई है ये मैरिज। और टेम्पररी एग्रीमेंट होता है ये, एक लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ, जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, जो ये एग्रीमेंट है ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो एक मेल है वो नंबर ऑफ टाइम्स मुता मैरिज कर सकता है। मतलब इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको चार किसी के साथ करनी है, पांच के साथ करनी है। जितनी भी महिलाओं के साथ वो मुता मैरिज कर सकता है, अगर उस महिला की भी कंसेंट है तो। और जो इसके अंदर अगर मुता मैरिज से हमारा कोई बच्चे होते हैं, तो जो उनके बच्चों को जो राइट होता है वो इनहेरिटेंस में राइट होता है। ये याद रखना कि जो मुता मैरिज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके पास राइट होता है इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिजेस के बाद हम आते हैं, एक कॉन्सेप्ट है हमारा डोवर का। डोवर जो है हमारा, जिसको हम मेहर भी बोलते हैं। MEHAR, मेहर, डोवर को। अब डोवर जो होता है हमारा, एक तरीके से मनी का फॉर्म में हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है किसी भी, जो हस्बैंड को पे करनी ही पड़ती है अपनी वाइफ को। हाँ, ये आपका जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी बाद में ट्रीट करूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो अभी तक सिर्फ आप जो आपका क्वेश्चन है वो लिख के रख लो, एंड में मैं आपको आंसर करूंगा। हाँ। तो फिर आपका डोवर और मेहर का जो मैंने बताया कि एक तरीके से ये मनी हो सकती है या फिर किसी भी प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकती है, जो हस्बैंड को देनी ही पड़ती है अपनी वाइफ को। और जो आपका मेहर का जो अमाउंट होता है वो एक्चुअली डिग्निटी के लिए होता है अपनी वाइफ के लिए, कि हाँ, जो मतलब एक तरीके से उसकी रिस्पेक्ट के लिए दे रहे हैं वाइफ की। मेहर का जो आपका अमाउंट है, और मेहर के अमाउंट को
और आपका जो मेंटेनेंस के अमाउंट के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो मेंटेनेंस मिलती है खाली इद्दत पीरियड के लिए तक ही मिलती है। अब हम ये बोलेंगे कि जब आपका मेहर का अमाउंट जब हस्बैंड ने पे कर दिया वाइफ को, अब मेहर का अमाउंट छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो इसको हम मेंटेनेंस के साथ काउंट मतलब कंपेयर नहीं करेंगे। मेंटेनेंस अलग चीज है, मेहर अलग चीज है। ठीक है। तो जब हम ये सारे के सारे मतलब डोवर ओवर के बाद जब आते हैं, तो अब हमारा आएगा डाइवोर्स के बारे में, कि मुस्लिम लॉ के अंदर डाइवोर्स कैसे होता है। तो जो डाइवोर्स का जो हमारा है, जैसे हमने देखा, हमने पढ़ा भी था कि ये जब हमारा सेक्शन 13 आया हिंदू मैरिज एक्ट में, जो डाइवोर्स से डील करता है, तो उससे पहले डाइवोर्स में का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक बार अगर हिंदुइज्म में शादी के बंधन में बंध गए, तो वो ट्रीट होगा आपका 7 जन्मों तक। लेकिन जो डाइवोर्स है, इसका जो अब हिंदी वर्ड एक तरीके से उर्दू या अरेबिक वर्ड देखेंगे, ट्रांसलेशन इसकी देखेंगे, तो तलाक देखने के लिए मिलेगा। तो जो इसका जो वर्ड है वो तलाक बोला जाता है। और हाँ, जो डाइवोर्स है इसका मतलब ही यही होता है, फ्रीडम फ्रॉम द बाउंड ऑफ मैरिज और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब एक शादी को खत्म करना, डाइवोर्स का मतलब होता है। ठीक है। तो जब हम देखेंगे तलाक, तो तलाक के भी आपका दो फॉर्म हमारे को देखने के लिए मिलती है। एक तो आपको मिलेगा तलाक सुन्नत, और तलाक सुन्नत के बाद मिलेगा तलाकुल बिद्दत। वैसे बहुत सारे डाइवोर्स की फॉर्म होती है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एंट्रेंस पर्पस के लिए है, वो सिर्फ तलाक अल सुन्नत है और तलाक उल बिद्दत है। ठीक है। अब तलाकुल सुन्नत क्या है? एक तरीके से तलाकुल सुन्नत में भी जो हमारे को दो फॉर्म ऑफ मैरिज मतलब दो फॉर्म ऑफ तलाक देखने के लिए मिलते हैं। पहला तलाक ए हसन और तलाक ए हसन। और जो तलाक हसन है, उसके अंदर ये है कि ये मतलब एक प्रॉपर फॉर्म है शादी का खत्म करने के लिए। ये तलाक की सबसे प्रॉपर फॉर्म है, जिसके अंदर अगर आपका जैसे एक बार हमने बोल दिया, सिंगल प्रोनाउंसमेंट कर दिया तलाक की, एक बार बोल दिया तलाक, तो जो वुमेन है वो इद्दत पीरियड पे बैठ जाएगी। अब इद्दत पीरियड अगर हमने देखा था कि अगर डाइवोर्स का मामला है, तो हमारा इद्दत पीरियड जो चलेगा वो 90 दिन तक चलेगा, 3 महीने तक चलेगा। तो 90 दिन तक वो बैठ जाएगी तलाक पे। एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट कर दी तलाक ने, हस्बैंड ने वाइफ के साथ कि मैं तेरे को तलाक दे रहा हूँ, उसके बाद कि जब तक कोई रिवोकेशन नहीं है। अब रिवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है। अब इम्प्लाइड बोले तो कोहबिटेशन, अगर कोहबिटेशन हो गया, तो वो जो तलाक है वो हो जाएगा रिवोक। मतलब ये रिवोकेबल फॉर्म होती है तलाक की, कि तुम रिवोक भी करवा सकते हो इस तलाक को। ठीक है। और अगर हमारा रिवोकेशन हो गया, तो वो दोबारा मतलब शादी मानी जाएगी, तो फिर वो तलाक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो रिवोक नहीं होता, तो ये फाइनल और इरेवोकेबल बन जाता है, कि अब तो ये मतलब एक बार तलाक हो गया तो हो गया। लेकिन हमारे पास इसमें रिवोकेशन का भी ऑप्शन बचता है। अब इसके बाद तलाक उल सुन्नत में जो हमारी दूसरी फॉर्म आती है, वो आती है तलाक हसन की। तलाक हसन के अंदर जैसे जो हस्बैंड है उसको 3 बार प्रोनाउंसमेंट करनी पड़ती है तलाक की। जैसे पहले महीने के जो आया, तलाक बोल दिया पहले महीने में। और जब फिर दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में तलाक बोल दिया। अब तीसरा महीना आया, तीसरे महीने भी तलाक बोल दिया। मतलब कॉन्टिन्यूअसली उसने 3 महीने तक तलाक बोल दिया, तो जाके जो इसमें फिर तलाक है वो फाइनल हो जाएगा आपका। और हाँ, ये याद रखना, अगर 3 महीने तक, जैसे पहले महीने में तलाक बोला, दूसरे महीने में तलाक बोला और तीसरे महीने में तलाक बोला, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ इन तीनों के, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो वो मतलब रिवोकेबल हो जाएगा। और अगर नहीं होता और वो थर्ड में है मंथ में भी तलाक बोल देता है, तो फिर वो फाइनल माना जाएगा, तो फिर वो पूरा बिल्कुल डाइवोर्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और वो इर्रिवोकेबल बन जाएगा। इसके बाद आते हैं हम तलाकुल बिद्दत पे, जो हमारे बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा है, जिसको हम कहते हैं
ट्रिपल तलाक, कि एक ही बार में जो हस्बैंड है वो वाइफ को बोलता है तलाक तलाक तलाक, और एक ही बार में हो गया आपका फाइनल, कि अब ना ये दोबारा रिवोक हो सकता है ना कुछ हो सकता है, अब डाइवोर्स हो गया आपका फाइनल। और एक तरीके से ये डिसअप्रूव्ड फॉर्म है डाइवोर्स की, जो कि सिंगल प्रोनाउंसमेंट में हो जाती है। हाँ, लेकिन इसके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए जो मेल की, कि वो तलाक दे रहा है। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है, अब एक केस आया था 2006 में था वो केस, कि एक जो मेल है उसने मतलब अल्कोहल के नशे में तलाक 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 बोल दिया था, तो वो क्या तलाक माना जाएगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर उसने क्योंकि जब हम अल्कोहल पी लेते हैं उसकी इंटेंशन नहीं थी, इसलिए वो तलाक नहीं माना जाएगा। और फिर इसके अंदर हम एक केस पढ़ते हैं जो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का हुआ। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया ट्रिपल तलाक को। और जब ट्रिपल तलाक को, जब ये पूरा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा, जब ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला शायरा बानो वाले केस के अंदर 2017 में, तो फिर जो आपका गवर्नमेंट है वो आप एक एक्ट लेकर आई, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिजेस एक्ट 2019, जो ट्रिपल तलाक को डिक्लेयर करता है वॉइड, और वॉइड के साथ साथ इलीगल। ठीक है। और इस एक्ट का नाम ध्यान रखना आप, एक बार दोबारा से मैं बोल देता हूँ, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। और इसके बाद भी अगर जब हम तलाकुल बिद्दत के बाद, एक हमारा इसके ऊपर एक एक्ट बना पड़ा है जो हमारा फीमेल्स को भी राइट देता है तलाक के लिए। नहीं तो पहले जो हमारा जो ट्रेडिशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसके अंदर फीमेल के पास कोई राइट नहीं है तलाक के लिए। और उसके बाद इसके ऊपर लेजिस्लेशन बना जो था आपका डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसके एक है ये म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बात करता है, कि अगर तुम्हारी म्यूचुअल कंसेंट से है, तो मतलब हस्बैंड और वाइफ में म्यूचुअल कंसेंट है, तो डाइवोर्स हो सकता है। और वो अवेलेबल भी है मुस्लिम वुमेन के लिए। तो अभी हमने सारा ये तलाक का टॉपिक पढ़ लिया। अब तलाक के बाद हम आते हैं आपका मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस का जो मेंटेनेंस का जो उर्दू में बोला जाता है, वो बोला जाता है नफा, या नफा, या फिर नफाक करके जो जो भी प्रोनाउंसमेंट है इसकी, NAFFAQ, नफाक या नफा। अब जो मेंटेनेंस है वो जो वाइफ होती है हमारी, उसका एक इंडिपेंडेंट राइट बनता है कि वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सके। और ये ड्यूटी बनती है हस्बैंड की कि उसको मेंटेन करे। लेकिन मेंटेन कब तक करना है उसको? मेंटेन करना है सिर्फ इद्दत पीरियड तक। ये याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए मेंटेन करना होता है हस्बैंड को। और इद्दत पीरियड के बाद हस्बैंड की कोई ड्यूटी नहीं बनती है अपनी वाइफ के अगेंस्ट की उसको मेंटेन करे या ना करे। तो उसके ऊपर भी हमारे एक बहुत फेमस केस हुआ था आपका, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जिसके अंदर ये लिखा गया कि अ डाइवोर्स्ड वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ इज इंटाइटल टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। मतलब जो एक वाइफ है उसको लाइफ टाइम जो है, अगर वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है अपने आप को मेंटेन करने का, तो वो जो वुमेन है उसको लाइफ टाइम तक मेंटेनेंस मिलती रहनी चाहिए, अनटिल शी रीमैरिज। मतलब जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती, या तो फिर लाइफ टाइम तक, अगर उसके पास कोई जरिया नहीं है तब तक। और हाँ, अब जो केस आया था ये मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का, ये जो इसमें मेंटेनेंस मांगी थी, हमने देखा कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो मेंटेनेंस हमने देखा था, तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस दे सकते हैं, एडॉप्शन में भी दे सकते हैं।
हिंदू में है, मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट में भी दे सकते हैं। और इसके बाद हमारा सीआरपीसी में भी जा सकती है हिंदू वाइफ, जो है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये कोडिफाइड ही नहीं है, कोई सेक्शन ही नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। तो इसलिए जो हमारा मुस्लिम जो एक वाइफ है, मुस्लिम वुमेन, वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही आपका मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी, और इसके बाद नहीं कर सकती थी। तो हमने फिर देखा कि अहमद खान का जो केस आया, शाहबानो बेगम वाला, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वुमेन है हमारा, उसके पास पूरा राइट है ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सके। और जो वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही थी, तो वो कर रही थी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में। ठीक है। जो हमारा सेक्शन 125 है, एक तरीके से सेक्युलर प्रोविजन है ये। जब जब वहाँ उस पर डिबेट हो रही थी शाहबानो वाले बेगम केस के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा सेक्शन 125 है, वो एक सेकुलर प्रोविजन है। इसके अंदर चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, इसके अंदर आके मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ठीक है। ये है मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मतलब पब्लिक पॉलिसी के लिए ये जो सेक्शन 125 है, ये है। और इसके बाद जो हमारा कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली, तो जब ये केस आया, तो बहुत सी जो मुस्लिम वुमेन जो थी, वो 125 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, मतलब या कोर्ट में पहुंची। और जो कोर्ट था, वो उनको 125 के अंडर मेंटेनेंस दिया जा रहा था। तो जो हमारे उस टाइम पे प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला कि जो हमारा ट्रेडिशनल लॉ है, उसके साथ छेड़खानी हो रही है। इसीलिए जो मेंटेनेंस के ऊपर उस टाइम की जो कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने एक एक्ट बनाया। जो एक्ट तो में लिखा हुआ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर कोई है उनके राइट्स को प्रोटेक्शन दी थी इस एक्ट के अंदर। ये सिर्फ दबाव में आके बनाया था। जो उस टाइम के जो आपका जो मेल्स, जो मुस्लिम मेल्स थे, जो आपका कट्टरपंथी थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम जो आपकी राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने ये एक्ट बनाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, जिसमें कहा गया सेक्शन 4 में के, सेक्शन तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनो कि इसके अंदर कहा गया कि जो मुस्लिम वुमेन है, उसको इद्दत पीरियड तक जो है वो मेंटेनेंस क्लेम करने की उसको राइट है कि वो इद्दत पीरियड तक तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन इद्दत पीरियड अगर आफ्टर इद्दत पीरियड अगर उसका कोई रिलेटिव अगर है, तो वो देगा उसको मेंटेनेंस। ठीक है। इद्दत पीरियड के बाद उसको या तो है उसका रिलेटिव देगा, अगर रिलेटिव नहीं देगा तो स्टेट वक्फ बोर्ड देगा। अगर स्टेट वक्फ बोर्ड नहीं देगा तो उसका जो चिल्ड्रन होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, वो उसको मेंटेन करेंगे। अगर चिल्ड्रन भी नहीं है, अगर एडल्ट एज के नहीं है, तो चिल्ड्रन भी ना हो के जो उसके पेरेंट्स हैं, मुस्लिम जो वुमेन है उसके पेरेंट्स उसको मेंटेन करेंगे। मतलब एक डाइवोर्स वुमेन को उसके पेरेंट्स जो है वो मेंटेन करेंगे, ना कि उसका हस्बैंड। तो इसलिए ये हमारा एक्ट आया। जो एक्ट को चैलेंज किया गया डेनियल लतीफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर, लेकिन उस टाइम फिर जो है सुप्रीम कोर्ट था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल ही माना, कि ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करी। और जो ये जो एक्ट जो बनाया गया, वो ओवर रूल करने के लिए ही बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, जो आपका शायरा बानो वाले केस के अंदर आया था। तो हमारा मुस्लिम लॉ में सिर्फ मेंटेनेंस तक तो इतना ही है। और ज्यादा डीपली जितना मैंने पढ़ाया, सिर्फ वही रेलेवेंट है आपको मुस्लिम लॉ के अंदर। और जो आप पढ़ेंगे आपका आगे, वो सेमेस्टर में जो जब आएगा आपका फैमिली लॉ में, उसमें पूरा डिटेल में दे रखा है। और एंट्रेंस पर्पस के लिए तो सिर्फ आपका यही है। और मैंने एक एक चीज सारी कवर करी, इसके अंदर कुछ छूटा नहीं है वैसे। और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, तो आप
पूछ सकते हैं। हाँ हेलो सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो हस्बैंड है उसी को मतलब राइट से तलाक देने की, आपकी बात बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। आप बट रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए अब। हाँ, फिर भी बट जो वाइफ होती है ना, उसको भी राइट्स है जिसे कहते हैं खुला। मतलब ये होती है कि तलाक एक अलग लैंग्वेज में कहेंगे तलाक तो हो जाएंगी, उसका राइट्स हस्बैंड को है सिर्फ। बट खुला उसे कहते हैं कि जब उसका मेंटेनेंस का जो जो भी अमाउंट होती है जो भी होती है, तो फिर जब वो खुला लेंगी, मतलब खुला में ये होता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ भी दोनों अलग ही होती है। मतलब खुला का जो ये है, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, इसके तहत है ना सर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसे कहते हैं दारुल कजा, मतलब एक इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, दारुल कजा कहते हैं। तो वहां पे जाके वो एप्लीकेशन देती है कि मुझे मेरे एक्स नाम के हस्बैंड से मुझे खुला लेना है। खुला लेना है मीन्स उससे मुझे अलग होना है, एक टाइप का तलाक ही होता है पर उसको खुला कहा जाता है। तो उसके जरिए से उससे दूर होती है। और इसको हम कभी एंशिएंट मतलब पास्ट में देखेंगे तो उस टाइम में भी खुला हुई है। जो प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ वक्त बाद जो सहाबा थे उनके मतलब एक सहाबियात को ऐसा ऐसा मामला पेश आया तो उस टाइम में भी खुला हुई है। बट उसको तलाक नहीं कहेंगे, सिर्फ खुला एक अलग कंसेप्ट में है। तो उस तरह होती मतलब उनको राइट है वैसा भी। जो हमारा तलाक है, जो आप खुला का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो तलाक के अंदर काउंट नहीं होता। हाँ, तलाक की एक ब्रांच है एक तरीके से, लेकिन वो सर वही कह रहा काउंट हूँ नहीं होगा। लेकिन वो काउंट नहीं होगा तलाक के अंदर। जो हमारे तलाक की जो फॉर्म होगी वो तलाकुल बिद्दत होगी। तलाक है, और जो हमने बात करी तलाकुल बिद्दत, जो हमारा ट्रिपल तलाक थी, अब तो वो खत्म हो चुकी है। और उसके बाद जो थी आपका तलाकुल सुन्नत। मैं। हाँ, और सर तलाकुल सुन्नत। हाँ, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे आपके फॉर्म्स हैं तलाक के। लेकिन हमारे जो एंट्रेंस खुला के लिए था, सर, एक मिनट। हाँ खुला हाँ, बिल्कुल कंसेंट से लिया जाता है। इसमें भी तो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को खुद ही अथॉरिटी देता है कि तुम ऐसा कर लो। और जो एक मुबारक तरीके से होती है वो, जब खुला जो है आपका, कहा जी जाता सर, है जी ये सर, डेलीगेट, खुला खुला जो में भी हस्बैंड ही अथॉरिटी देता है वाइफ को कि तुम खुला ले हस्बैंड सकती हो उनसे। डेलीगेट कर देता है अपनी वाइफ को कि तुम जी ले सकती हो, या कंसर्न हस्बैंड होती के है। बिहाफ पे, सुनो या हस्बैंड के बिहाफ पे कोई ले सकता है। सुनो ठीक है। आप। नहीं नहीं सर, कोई और नहीं ले सकता। सिर्फ वाइफ को ही वो डेलीगेट कर सकता है, और किसको कर बिल्कुल सकता है? लेकिन वो सिर्फ अथॉरिटी खुद देगा तभी हो हाँ, सकता है। अथॉरिटी देता है वो किसी को। हाँ, और नहीं हर ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है। और कंसेंट। ये तो तलाक तहवीज हुई ना, सर जिसमें खुला अगर म्यूचुअल को देता कंसेंट है। से होता है तो ये भी तो कह सकते हैं खुला की डिमांड सिर्फ वाइफ करती है, हस्बैंड नहीं कर सकती खुला की डिमांड। हाँ, तो इसमें हस्बैंड ही तो देता है ना, उसको डेलीगेट करता है तभी तो नहीं होता नहीं है। सुनो, अगर हस्बैंड डेलीगेट करता है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त और सही है। बट इसमें इस चीज को भी देखा जाएगा, अगर हस्बैंड उसको नहीं नहीं दे रहा है, डेलीगेट नहीं कर रहा है, मतलब कंसल्ट नहीं हस्बैंड की, और वो उससे परेशान है या तो मतलब उससे रह नहीं सक रही है, तो या जम नहीं ये रही तो है, इतना तो वो कंट्रोवर्सी बिल्कुल वाला जा टॉपिक सकती था है नहीं। और सजा और ये तो कोई रिलेटेड लगा रही है क्वेश्चन था लगा। नहीं। कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो बताइए। आप अब लेक्चर ही देने लगे भाई। सर सर, एक मिनट। आप मतलब वो बताए मुता मैरिज बताइए, तो सिर्फ सियाओं में है ना सर? ये तो सुन्नी